2591 भाग्य को छूना। जब सचमुच में सब कुछ कभी भी एक साथ टॉम और पूरी तरह से तबाही की स्थिति का सामना करना पड़ता है तो ध्यान केंद्रित करना कठिन होता है। और फिर भी सनी ने कोशिश की। भाग्य के भयावह रूप को सहकर बिना किसी नासमझी के उसने पहले ही कुछ आश्चर्यजनक हासिल कर लिया था, लेकिन अब उसे कुछ और भी अकल्पनीय करने की जरूरत थी। उसे भाग्य की अंतहीन जटिलता को वास्तव में समझना था। बेशक ये नामुमकिन था। माइंड वीव से भी बढ़कर सनी ऐसा कुछ करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं था। सच में कोई भी नहीं था। यहाँ तक कि भाग्य का दानव वीव भी उसके सभी तारों को नहीं पकड़ पाया। हालांकि ऐसा लगता है कि वे उसके काफी करीब पहुंच गए थे। सनी को इसके विपरीत करना पड़ा। भाग्य को पूरी तरह समझने की कोशिश करने के बजाय उसे यह सीखना था कि कैसे खुद को उसके एक छोटे से हिस्से तक ही सीमित रखे। कम से कम वह ऐसा तो कर ही सकता था। एक तरह से सनी जो हासिल करने की कोशिश कर रहा था वह उसके बिल्कुल उलट था जो वह इतने सालों से करने की कोशिश कर रहा था। स्लीपर बनने के बाद से सनी खुद को अपने दिमाग का दायरा बढ़ाना सीख रहा था। पहले दुनिया को एक ही समय में 2 नज़रियों से देखना, फिर 7 नज़रियों से और आखिरकार हज़ारों नज़रियों से। विडंबना यह है कि अब जबकि माइंड वीव की बदौलत उसने आखिरकार दूसरा नज़रिया हासिल कर लिया था, उसे अपने दिमाग का दायरा छोटा करना पड़ा। तो सनी ने यही करने का प्रयास किया। यह आसान नहीं था, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि उन्हें भाग्य के महान चित्र को देखने के भारी दबाव और स्तब्ध कर देने वाली पीड़ा से जूझना पड़ता था। उस अवस्था में केवल सुसंगत विचार बनाना ही एक चुनौती थी, उन्हें वांछित दिशा में निर्देशित करना तो दूर की बात थी। हालांकि सनी को असल में इस बात से मदद मिली कि वह अभी जागृत दुनिया से लौटा था। लंबे समय तक उसके दमन को सहने के बाद स्वप्न लोक के भयावह विस्तार में उसे सुकून और आज़ादी का एहसास हुआ। उसे जो राहत मिली उसने उस दबाव को कुछ हद तक संतुलित कर दिया जो उस पर था, और उस दबाव का विरोध करना उसे जाना पहचाना सा लगा। इतनी सारी कोशिशें बस एक शुतुरमुर्ग की तरह रेत में अपना सिर गड़ाने के लिए। शुतुरमुर्ग जो भी हो। धीरे धीरे सनी को लगा कि वह भाग्य की विशालता के प्रति अंधा होता जा रहा है। विशाल चित्रपट का भयावह चेहरा अब भी उसके चारों ओर मौजूद था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे सनी ने सुरंग जैसी दृष्टि विकसित कर ली हो। उसकी अनुभूति का दायरा पहले व्यापक था, फिर संकुचित होता गया। अंततः वह अपनी दृष्टि का दायरा केवल भाग्य के उन तारों तक सीमित करने में सफल रहा जो रात्रि उद्यान को भेद रहे थे। लेकिन ये भी बहुत ज्यादा था, इसलिए उसने ध्यान केंद्रित किया और खुद को इन सब से दूर कर लिया। उस विशालकाय जहाज पर सवार लाखों सांसारिक लोगों के भाग्य से, जागृत योद्धाओं से, उन दुर्लभ प्राणियों से जिनका भाग्य उस विशालकाय जहाज के पतवार के जीवित गढ़ को छूते ही समाप्त हो गया। हर वो चीज़ जो हाल ही में नाइट गार्डन का हिस्सा बन गई थी। तभी सनी ने राहत भरी सांस ली। उसके चारों ओर अभी भी भाग्य की अनेक डोरियां थीं, जिनमें से अधिकांश उलझी हुई और फटी हुई थीं, लेकिन कम से कम उनकी संख्या अब अकल्पनीय नहीं थी। इससे भी बढ़कर सनी को लगा जैसे उसने मेरी आंख कहाँ है जादू पर कुछ हद तक नियंत्रण पा लिया है। पहले इसने उसे भाग्य के धागे दिखाए थे और उनका ज्ञान उस पर थोपा भी था, लेकिन अब वह उन्हें बिना जाने ही देख सकता था। भाग्य के विशाल ताने बाने का एक अंश बिना उसमें डूबे देख सकता था। ऐसा लग रहा था मानो उसके और उस असीम ज्ञान के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो, या यूं कहें कि एक दरवाज़ा, जिसे वह संभवतः अपनी इच्छानुसार खोल सकता था। उसे बस ऐसा करने का कोई रास्ता ढूंढना था। सनी कुछ देर तक बिना हिले डुले सोचता रहा। उसके चारों ओर भाग्य की अनगिनत डोरियां थीं, जो पूरे अस्तित्व को भेदती हुई अनंत तक फैली हुई थीं। उनमें से कुछ धुंधली थीं, जबकि कुछ दीप्तिमान तारों की किरणों की तरह चमक रही थीं। हालांकि वह एक खास चमक की तलाश में था। वह शुद्ध सुनहरे प्रकाश से बनी भाग्य की डोरी की खोज कर रहा था, वैसी ही डोरी जिसने उसे इतने वर्षों पहले एबोनी टॉवर और वीव के कटे हुए हाथ तक पहुंचाया था। जल्द ही उसे वह मिल गया। यह ज्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि चमकता हुआ सुनहरा धागा उसके ठीक सामने था। उसके जैसे और भी धागे थे। आखिरकार सुनहरा रंग दिव्य शक्तियों से जुड़ाव का प्रतीक रहा होगा, और नाइट गार्डन एक पौराणिक पात्र था, लेकिन वह खास तौर पर इस धागे की ओर आकर्षित हुआ। अब मुझे बस उस तार का अनुसरण करते हुए उस छिपे हुए स्थान तक जाना है जहां वीव ने अपना वंश छोड़ा था। लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह सुनहरी डोरी किसी खास जगह तक नहीं जाती थी। विशाल जहाज के किसी खास हिस्से तक पहुंचने के बजाय वह बस उसके पतवार को जोड़ती थी, मानो नाइट गार्डन से ही जुड़ी हो। वीवर्स मास्क के पीछे सनी ने भौहें चढ़ाईं। इसका मतबल क्या माना जाता है? वह कुछ देर झिझका और फिर कुछ ऐसा किया जिसके बारे में उसने पहले कभी सोचा भी नहीं था। एक आवेग में आकर वह आगे बढ़ा और भाग्य की डोर अपने हाथ में पकड़ ली। सनी को राहत मिली कि उसकी उंगलियां राख नहीं हुईं और न ही कटीं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि वे सुनहरे प्रकाश के धागे से यूं ही नहीं गुजरीं। उन्होंने उसे कसकर पकड़ लिया, मानो किसी भौतिक वस्तु को छू रही हों। वह अपनी उंगलियों के नीचे भाग्य के ताने बाने को महसूस कर सकता था, जो थोड़ा झंझना रहा था।
ये केवल तब था जब सनी को अंततः उन परिवर्तनों की प्रकृति समझ में आई जो वीवर के वंश को खाने से उसके मन, शरीर और आत्मा में आए थे। वह सोचता था कि वीव्स की विचित्रताएं उसे वीवर्स की अनोखी जादूगरी में निपुण बनाने के लिए थीं। ब्लड वीव ने उसे सार के तारों को देखने की क्षमता दी थी, बोन वीव ने उसे उन्हें छूने की अनुमति दी थी, फ्लैश वीव ने उसे ऐसा बनाया था कि वह उनसे कट न सके, माइंड वीव ने उसे स्पेल वीव्स की अंतहीन जटिलताओं को समझने की अनुमति दी थी। हालांकि उस क्षण उन्हें एहसास हुआ कि यह सब एक साइड इफेक्ट से अधिक कुछ नहीं था, ये तो केवल एक प्रस्तावना थी। इन परिवर्तनों का असली उद्देश्य ये था, ये भाग्य के तारों के साथ बातचीत करने की क्षमता थी। धिक्कार है। जैसे ही सनी की उंगलियां उस सुनहरे खतरे की सतह पर फिसलीं, वह सिहर उठा, क्योंकि स्पर्श के जरिए उसे उसमें छिपे भाग्य की एक झलक मिल गई थी। अचानक उसका ध्यान कहीं और चला गया। सनी ने नीले आसमान के नीचे एक विशाल बंजर जमीन देखी। उसके बीचों बीच एक नन्हा सा पौधा मिट्टी के दबाव से जूझता हुआ रोशनी का सपना देख रहा था। जल्द ही वह अपने अंधेरे पालने से आज़ाद हो गया और सूरज की गर्मी और हवाओं के स्पर्श से नहाया हुआ चमक में नहाया। अंततः वह नन्हा पौधा एक विशाल वृक्ष बन गया जो आसपास के रेगिस्तान से भी ऊंचा था। उसकी जड़ें दूर दूर तक फैली हुई थीं, धरती में गहराई तक पहुंच रही थीं। उसकी शाखाएं बादलों की ओर फैली हुई थीं, मानो बादलों को छूने के लिए लहरा रही हों। पेड़ पर अद्भुत फल लगते थे और उनकी खुशबू से आकर्षित होकर जीव जंतु दूर दूर से उन्हें चखने के लिए आते थे, देवता और आत्माएं, जानवर और दानव और मनुष्य भी, फर के कपड़े पहने और चकमक पत्थर से बने औजार लेकर, अपनी भूख मिटाने और अपने दिलों के खालीपन को भरने के लिए। समय बीतता गया और वह बंजर भूमि नष्ट हो गई। उसकी जगह एक विशाल वन ने उसके निर्जन विस्तार को ढांक लिया, जो जीवंतता और जीवन से भरपूर था। उसकी हरियाली में अनगिनत प्राणी बसे हुए थे, एक दूसरे के साथ शांति से रह रहे थे। आनंद के उद्यान में रहने वालों के बीच न कोई भूख थी, न कोई कलह या हिंसा, केवल सद्भाव था। पेड़ बहुत ऊंचा हो गया था। उसकी जड़ें धरती में गहराई तक धंसी हुई थीं, छाया लोक के सुखदायक अंधेरे तक पहुंच रही थीं। उसकी शाखाएं आकाश में ऊंची फैली हुई थीं, स्वर्ग के प्रकाश में तप रही थीं। पूरा जंगल उसी से पैदा हुआ था और उसका हिस्सा था। वहां सभी पेड़ों की जड़ें आपस में गुंथी हुई थीं, एक विशाल अस्तित्व का निर्माण कर रही थीं। और सब कुछ ठीक था। जब तक ठंडी हवाएं नहीं आईं। धीरे धीरे पश्चिम से एक भयानक ठंड ने जंगल पर कब्जा कर लिया। पहले ठंड आई, फिर बर्फबारी हुई और एक बार बर्फ गिरनी शुरू हुई तो रुकी ही नहीं। जल्द ही बर्फ के बड़े बड़े टीलों ने सब कुछ ढक दिया, आसमान छिप गया और दुनिया भर में एक बेरहम बर्फीला तूफान आया जिसने सब कुछ बर्फ में ढक दिया। हरे भरे पेड़ों के पत्ते जम गए और टूट गए, उनकी छाल काली पड़ गई और फट गई और उनकी शाखाओं पर सुनहरे फल अब नहीं उगते। जंगल के निवासी जब तक हो सका तब तक सहन करते रहे, लेकिन अंततः बेरहम ठंड और भूख से परेशान होकर वे अपने घरों और बिलों से भाग गए, इस उम्मीद में कि वे दूर देशों में ठंड से मुक्ति पाएंगे, और उस सुंदर बगीचे को छोड़ दिया। अंततः जंगल जम गया और खाली हो गया। उसके हृदय में विशाल वृक्ष अभी भी जीवित था, बर्फ से ढका हुआ, लेकिन उसे तोड़ने में असमर्थ। वह बस रोशनी, गर्मी के सपने देख सकता था, एक बार फिर जवान और मजबूत होने के। तभी एक सुंदर दानव प्रकट हुआ। उसकी आंखें ग्रीष्म ऋतु के गर्म आकाश की तरह नीली थीं। उसकी इच्छाशक्ति ने भयंकर ठंड को भगा दिया। दुनिया को घेरे हुए बर्फीले आवरण पिघल गए। बर्फ और भूख का वह लंबा दौर जो भयानक ठंड ने पैदा किया था, खत्म हो गया और जल्द ही पोषित मिट्टी से नए पौधे उगाए जो हरे पत्तों, धूप के सपनों और जीवन से लदे हुए थे। सुंदर दैत्य द्वारा विश्राम का वरदान पाकर जंगल पुनः जीवित हो गया। विशाल वृक्ष का कायाकल्प हो गया। तब से हर साल सर्दी आती रही, लेकिन उसके बाद हर साल बसंत भी आता रहा। जीवन चलता रहा। सनी ने यही नज़ारा देखा था, लेकिन साथ ही उसने एक अलग नज़ारा भी देखा। पहले तो ये काफ़ी हद तक एक जैसा ही था, लेकिन फिर इसका सार धीरे धीरे बदल गया। विशाल वन अभी भी गर्म आकाश के नीचे फैला हुआ था। उसकी हरियाली में अनगिनत प्राणी अभी भी निवास कर रहे थे और उन्हें अब भी न भूख का एहसास था, न संघर्ष का, केवल शांति का। लेकिन उस शांति में कोई सामंजस्य नहीं था, इसके बजाय केवल ठहराव और भय था। अनगिनत पेड़ बेकाबू होकर बढ़ रहे थे, एक दूसरे की जड़ों को खा रहे थे और धूप में जगह पाने की होड़ में अपने भाई बहनों को मार रहे थे। जमीन सूखी शाखाओं, भूरे पत्तों और गिरे हुए फलों की अनगिनत परतों से ढकी हुई थी, और ये सब अनंत जंगल की तपती गर्मी में सड़ रहा था। जानवर और मनुष्य जो न तो भूख जानते थे और न ही संघर्ष, वे अंतहीन रूप से प्रजनन करते रहे, लेकिन प्रत्येक पीढ़ी के साथ उनके दिमाग कमजोर होते गए। किसी भी चीज़ के लिए लड़ने की आवश्यकता नहीं थी, उन्हें प्रयास करने और विकसित होने की कोई आवश्यकता नहीं थी, और परिणामस्वरूप उनके दिमाग और उनके शरीर दोनों धीरे धीरे क्षीण हो गए। अंततः उनकी संख्या इतनी बढ़ गई कि विशाल जंगल के असीम संसाधन भी उन्हें सहारा नहीं दे सके। इसलिए अपनी अंतहीन भूख में वे एक दूसरे को अंतहीन रूप से खाने लगे और उनका खून और हड्डियां बढ़ते पेड़ों के लिए अक्षय खाद बन गईं।
उनके जीवन और मृत्यु उस विशाल वृक्ष की जड़ों को पोषित करते और उसकी असीम भयावह अतृप्त भूख को शांत करते रहे। इसी ऊर्जा से प्रेरित होकर वह विशाल वृक्ष बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, अनंत काल तक बढ़ता रहा और अनंत काल तक भूखा रहा, हमेशा के लिए। जब तक एक आश्चर्यजनक दानव प्रकट नहीं हुआ। उसकी आंखें ठंडी सर्दियों की बर्फ की तरह नीली थीं। उसकी इच्छाशक्ति ने एक भयंकर ठंड को बुलाया। इसने पश्चिम से आदिम जंगल पर कब्जा कर लिया और उसके बाद एक भयंकर बर्फीला तूफान आया। एक बार बर्फ गिरना शुरू हुई तो तब तक नहीं रुकी जब तक कि पूरी दुनिया बर्फ से ढक न गई। जंगल का दम घुट गया और विशाल वृक्ष बर्फ की कैद में कैद हो गया। कहीं भी गर्मी न मिलने और फल न मिलने के कारण वनवासी उस बंजर भूमि से भागकर विभिन्न प्रदेशों में बिखर गए। भूख का बगीचा खाली, जीवनहीन हो गया। केवल विशाल वृक्ष ही बचा था जो बर्फ से ढका हुआ था और भूख से तड़प रहा था। फिर वह अचंभित करने वाला दानव उसकी शाखाओं पर चढ़ गया और उससे बोला। थोड़ी देर बाद बर्फ पिघल गई और बर्फ भी पिघल गई। जमीन से नए पौधे उगाए और पुनर्जीवित जमीन पर हरियाली लौट आए। जंगल फिर से उगाया, लेकिन तब से सर्दी हमेशा आती रही और गर्मी का अंत हो गया। और इस प्रकार विश्व को अपनी भूख से आराम करने का अवसर मिलेगा। जीवन की वृद्धि और विस्तार की असीम भूख से सनी लड़खड़ा गया। अपने मन में उमड़ते घुमड़ते चित्रों को पचा नहीं पा रहा था। उसने दर्द से कराहते हुए एक हाथ उठाया और अपने दुखते सिर को थाम लिया। फिर उसने अपनी उंगलियां सुनहरी रोशनी के खतरे के साथ आगे बढ़ा दीं। जब उन्होंने ऐसा किया तो उनके सामने एक नया दृष्टिकोण प्रकट हुआ। एक विशाल वृक्ष का भयानक अभिशाप से पीड़ित होना। सनी ने एक बार फिर जीवंत जंगल देखा, इस बार विश्राम के दानव द्वारा ऋतुओं का चक्र रचने के बहुत समय बाद। वह विशाल वृक्ष हृदय देवता का अवतार भी अलग था। घाती और वृद्धि की लालसा के बजाय वह एक ऐसे स्तंभ की तरह खड़ा था जो स्वर्ग और पृथ्वी दोनों को सहारा दे रहा था, अपनी विशाल महिमा में अपरिवर्तनीय और स्थिर। पेड़ की शाखाएं अपने आप में एक दुनिया सी थीं, जिनकी सतह पर मानव शहर बसे हुए थे। लोग अब न तो फर पहनते थे और न ही चकमक पत्थर के हथियार इस्तेमाल करते थे, बल्कि उन्होंने कहीं ज्यादा परिष्कृत औजारों में महारत हासिल कर ली थी और एक विस्तृत संस्कृति विकसित कर ली थी, जिससे पता चलता था कि अब वह समय की सुबह नहीं देख पा रहा था। ये वीरों का युग होना चाहिए था, दुनिया पर प्रभुत्व के लिए भ्रष्ट प्राणियों के विरुद्ध लड़ रहे नश्वर योद्धाओं का युग। हालांकि ये संघर्ष कहीं दूर नश्वर लोकों में हो रहा था। शून्य हृदय लोक में अपना प्रभाव नहीं डाल सकता था और इसलिए पवित्र वन में कोई भ्रष्टाचार नहीं हो सकता था। यही कारण था कि विश्व वृक्ष को बीमार पड़ते देखना इतना चौंकाने वाला था। उसके तने और शाखाओं में एक जहरीली सड़ांध फैल गई थी, जिससे उसकी जर्जर छाल पर बड़े बड़े धब्बे काले पड़ गए थे। सुनहरा रस सड़ती घाटियों से बहकर दूर जमीन पर बरस रहे घिनौने काले मवाद की धाराओं में बदल गया था। सुनहरे फलों को विशालकाय कीड़ों ने खा लिया था और उनसे पैदा होने वाली भयावहता का विरोध करने के लिए मानव योद्धा सेनाओं में बंध गए थे। शाश्वत पत्ते हवा के साथ उड़कर मुरझा गए और गिर गए। इंसानों ने चाहे कितना भी जोरदार विरोध किया हो, ये घिनौना सड़ांध फैलती रही और कई पीढ़ियों तक धीरे धीरे पेड़ को निगलती रही। विशाल वृक्ष ने भी अपनी बीमारी से लड़ने की कोशिश की, लेकिन ये घातक बीमारी उसे अंदर से ही निगलती रही, धीरे धीरे उसकी जड़ों तक फैलती रही। विशाल वृक्ष अस्तित्व का एक स्तंभ था जो आकाश को थामे हुए था और धरती को सहारा दे रहा था, और वह स्तंभ धीरे धीरे ढह रहा था। सनी एक देवता के मरते हुए वाहन के रूप को देखकर भयभीत हो गया। यह अकल्पनीय लग रहा था कि हृदय देवता का एक अवतार मृत्यु के इतने करीब पहुंच सकता है। प्रलय युद्ध के दौरान जलाए और गिराए जाने से बहुत पहले देवता महान और अवर्णनीय थे। आखिरकार उन्हें लगभग अजेय माना जाता था, अगर अपूर्णता का वह पूर्ण नियम न होता जो उन्होंने स्वयं बनाया था। लेकिन शायद देवताओं के अवतार इतने प्रभावशाली नहीं थे। बहरहाल विश्ववृक्ष को सड़ते हुए देखकर सनी के मन में एक गहरी जिज्ञासा जागी। वह ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उसे कौन सी बीमारी ने तबाह कर रखा है। फैलती सड़ांध भ्रष्टाचार जैसी लग रही थी, जैसा उसने सोचा था कि अगर भ्रष्टाचार किसी भौतिक शक्ति के रूप में प्रकट हो तो कैसा दिखेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। बल्कि वह घिनौना रोग एक जीवित प्राणी था, एक अपवित्र आतंक, अराजकता के युग का एक दुष्ट अवशेष, या शायद किसी शून्य प्राणी द्वारा दिया गया एक कपटी श्राप जिसे देवताओं ने मार डाला था। आखिरकार सभी अराजकता जीव शून्यता से सीलबंद नहीं थे। जैसे एक देवता सील के पीछे फंस गया था, वैसे ही कुछ उससे बच निकले थे। उदाहरण के लिए वह प्राणी जिसकी मृत्यु से खोखले पर्वतों का जन्म हुआ और जिसका रक्त सच्चे अंधकार का स्रोत बन गया। देवताओं ने देवताओं के युग के आरंभ में शून्य के बचे हुए प्राणियों के साथ युद्ध किया था, जिसमें उन्हें दानवों की सहायता मिली थी, और उन आदिकालीन युद्धों के निशान आज भी स्वप्न लोक में पाए जा सकते हैं। भ्रष्ट लोग बाद में आए, लेकिन उनमें से कुछ उतने ही शक्तिशाली हो गए, इतना शक्तिशाली कि किसी देवता का अवतार भी बिना मदद के इस अपवित्र आतंक का विरोध नहीं कर सकता था, और उसे सहायता भी प्राप्त हुई। हृदय देवता के आह्वान का उत्तर देते हुए विश्राम का दानव एक बार फिर पवित्र वन में लौट आया।
भय के दानव एरियल ने एक बार युद्ध में एक अपवित्र टाइटन को हरा दिया था, लेकिन उसकी बहन ने विश्व वृक्ष को निगलने वाले अभिशाप से युद्ध नहीं किया, बल्कि उसने उस विशाल वृक्ष को अनंत कायाकल्प की अवस्था में पहुंचाने में मदद की, ताकि वह उसे निगलने वाली बीमारी को भस्म कर सके। विश्व वृक्ष सड़ गया और फिर से उगाया। उसके पत्ते झड़ गए और उभरती कलियों से नए पत्ते उगाए। सूखी छाल धूल में मिल गई, फिर उसकी जगह नई शाखाएं उगईं। रोगग्रस्त शाखाएं टूटकर गिर गईं, जिससे धरती पर उनके टकराने से दुनिया कांप उठी, लेकिन उनकी जगह नई शाखाएं उगईं। बार 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 बार, बिना अंत के, सड़ना, मरना और फिर से जन्म लेना, जब तक कि बीमारी खत्म नहीं हो गई। अपवित्र आतंक नष्ट हो गया और विश्व वृक्ष ने अपनी जीवंतता पुनः प्राप्त कर ली। हालांकि जिन मानव नगरों ने इसकी शाखाओं में घर बनाए थे, वे नष्ट हो गए। उनमें से अधिकांश नष्ट हो गए और जो बचे वे पत्तों और छाल से भर गए, और उनमें एक भी प्राणी नजर नहीं आया। विश्राम के दानव का आगमन उस विशाल वृक्ष के लिए एक वरदान था, लेकिन उन लोगों के लिए जो इसके पत्तों की छाया में रहते थे, यह एक अवर्णनीय आपदा थी। एक ऐसी आपदा जिससे न तो बचा जा सकता था, न ही उसकी भविष्यवाणी की जा सकती थी, या जिसके बारे में तर्क नहीं किया जा सकता था। आखिरकार एक कारण था कि क्यों प्राचीन समय के सभी देवताओं की तुलना में डेमन्स को अधिक भयभीत माना जाता था। जब विश्व वृक्ष को निगलने वाली बीमारी खत्म हो गई, तो विश्राम का दानव चला गया। हालांकि उसे हृदय देवता को उनके अवतार को बचाने में मदद करने के लिए भुगतान करना पड़ा। वह भुगतान महान वृक्ष की एक युवा शाखा थी, और उस शाखा से उसने एक शानदार जहाज बनाया। एक जीवंत जहाज जो बंदरगाह से स्टारबोर्ड तक 1 किलोमीटर से भी ज्यादा चौड़ा था और लंबाई में अपनी चौड़ाई से कई गुना ज्यादा। एक ऐसा जहाज जो अपने आप में एक शहर जैसा था, जिसमें दर्जनों डेक, खूबसूरत महल, सतह पर बने ऊंचे ऊंचे पगोडा और उसके असीम गढ़ों में छिपे थे बड़े बड़े रहस्य। जंगली पेड़ों, तेज बहती नदियों और गहरी झीलों वाला एक जहाज। विश्राम की दानव ने अपने जहाज का नाम रात्रि उद्यान रखा और उसे अपना घर बना लिया। विश्व वृक्ष बहुत पहले ही नष्ट हो चुका था और विश्राम की दानव मर चुकी थी। हालांकि रात्रि उद्यान अभी भी बचा हुआ था, किसी समय के विशाल जंगल का आखिरी जीवित पौधा। प्राचीन अतीत के लुभावने दृश्यों से मंत्रमुग्ध होकर सनी ने अपनी उंगलियों को सुनहरे प्रकाश के धागे के नीचे सरका दिया। अब उसे समझ में आया कि उसने विश्व वृक्ष का जन्म और हृदय देवता के पवित्र वन का विस्तार सबसे पहले क्यों देखा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि रात्रि उद्यान उस विशाल वृक्ष की शाखा से बना था, और इसलिए उसका एक हिस्सा था, यहाँ तक कि उसका अंतिम भाग भी। तो इसका भाग्य विश्व वृक्ष के भाग्य का हिस्सा था, या कम से कम एक बार तो था। इस तथ्य पर अचंभित होकर सनी ने खुद को नाइट गार्डन में घटी घटनाओं की सच्चाई से अवगत कराया। यह मुश्किल था। भाग्य की डोरी के अर्थ में उतरना किताब पढ़ने जैसा नहीं था। सनी के तनावग्रस्त मन में जानकारी का एक विशाल प्रवाह उमड़ रहा था, और वह उस प्रचंड बाढ़ की कुछ बूंदें ही इधर उधर सोख पा रहा था। उसे पहले 2 दृश्यों की तरह अतीत का कोई और विस्तृत दृश्य तुरंत दिखाई नहीं दिया। इसके बजाय उसे विभिन्न दृश्यों की झलकियां दिखाई दी, जो आपस में उलझे और मिले हुए थे। नाइट गार्डन धुंध भरे समुद्र पर नौकायन कर रहा है। नाइट गार्डन एक ऐसे भयंकर तूफान से जूझ रहा है जो पूरे के पूरे लोगों को बहा ले जा सकता था। नाइट गार्डन तारों के बीच विशाल काले शून्य में आगे बढ़ रहा है, और सितारों के बीच बसे एक खूबसूरत विस्मयकारी शहर के विशाल शिखर पर लंगर डाले हुए। वह अंतिम झलक किसी न किसी तरह विशेष रूप से महत्वपूर्ण लग रही थी। भाग्य को घूरने के तनाव से ग्रस्त होने के बावजूद सनी को थोड़ा सा विस्मयकारी मनोरंजन महसूस हुआ। तो क्या नाइट गार्डन एक अंतरिक्ष यान है? उसने एक पल भी नहीं बिताया जो अनंत काल जैसा लगा उसी बात पर विचार करने में। और फिर धमाका! सनी कुर्सी से गिर पड़ा और उसका सिर जमीन पर जा लगा। अपनी मोहित अवस्था से दूर हटकर उसने देर से अपना हाथ वापस खींच लिया और मेरी आंख कहाँ है को निष्क्रिय कर दिया। दुनिया अजीब लग रही थी। दुनिया बहुत छोटी, घुटन भरी और द्विआयामी लग रही थी। समय बहुत विचित्र था, किसी तरह 3 अलग अलग अवस्थाओं में विभाजित था। अतीत, वर्तमान और भविष्य। यह अकल्पनीय विभाजन निरर्थक प्रतीत हुआ। आउच! जमीन पर लेटे सनी को जेट की परछाई अपने ऊपर हिलती हुई महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि जेट ने उसे झकझोरकर उसकी कुर्सी पलट दी है और उसे जमीन पर गिरा दिया है। तुमने मुझे क्यों मारा? जेट ने एक अजीब सी हंसी हंसी। देवताओं, क्या आपने स्वयं को देखा है? वास्तव में सनी ने स्वयं को नहीं देखा। वास्तव में वह कुछ भी नहीं देख पा रहा था। क्या? जेट उसके सोफे पर जोर से गिरा। आपकी जानकारी के लिए, आपके मास्क के नीचे से धुआं उठ रहा था और बदबू। उसने उबकाई जैसी आवाज निकाली। खैर, मुझे लगता है कि यह मेरी एक और उपलब्धि है। एक मृत महिला को उल्टी कराना कोई आसान काम नहीं था। देर से सनी को एहसास हुआ कि वह पसीने से लथपथ है और उसे जले हुए मांस की गंध आ रही है। वीवर्स मास्क उतारते हुए उसने एक हाथ उठाया, अपने चेहरे को झिझकते हुए छुआ और सिहर उठा।
उसका मन अभी भी भाग्य के विशाल चित्र को देखने से चकरा रहा था, इसलिए उसे स्तब्धता महसूस हुई। उसकी अजीबोगरीब स्थिति को बयां करने के लिए यह एक भ्रामक शब्द था, लेकिन उसे इससे बेहतर कोई शब्द नहीं मिल रहा था। वास्तव में सनी इतना स्तब्ध था कि उसे अपने शारीरिक दर्द का एहसास भी नहीं हुआ, लेकिन उसकी आंखों के आसपास का क्षेत्र निश्चित रूप से जल गया था। उसकी आंखें भी जल गई थीं। खुशकिस्मती से वे अभी भी थीं, बस झुलस गई थीं और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लगता है कि मैं अंधा हो गया हूँ, उसने आह भरी। कितना परेशान करने वाला है। ये कहते हुए सनी उठा, कांपते हाथ से अपने कपड़े साफ किए, अपनी कुर्सी उठाए और वापस बैठ गया। अंधा होना वाकई एक परेशानी थी, लेकिन वो सिर्फ परछाई की पहचान से ही ठीक से काम कर सकता था। और उसकी आंखों को बस हल्का फुल्का नुकसान हुआ था, जेट के समय पर किए गए प्रहार की वजह से ही, और अपनी पुनर्योजी क्षमताओं की बदौलत वो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। हालांकि अगर वह थोड़ी देर और सक्रिय रहता तो हालात और बदतर हो सकते थे। वाह, तुम तो बहुत डरावनी लग रही हो, जेट ने अपना सिर हिलाया। सनी ने अपना पैर थोड़ा झुका लिया, जिससे उसका संतुलन लगभग बिगड़ गया और वह फर्श पर गिर पड़ा। डरावना, उसने सिर हिलाया। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी आंखों में अंगारे हैं। तुम ज्यादातर काले हो, जिनमें नारंगी रंग की चमकीली दरारें हैं। आखिर तुमने क्या किया? सनी कुछ देर चुप रही, फिर धीमे स्वर में बोली, खैर, मुझे लगता है कि यह एक तरह की भविष्यवाणी थी। दरअसल भाग्य के तारों को छुपाना और उनके अर्थ की झलक पाना कैसी की सुप्त क्षमता से अजीब तरह से मिलता जुलता था। सनी शर्त लगाने को तैयार था कि अगर भाग्य का ये विशाल जाल अभी भी बरकरार होता तो वह भी भविष्य के दर्शन प्राप्त कर पाता। हाँ, क्या इससे मैं दैवज्ञ बन जाऊंगा यार? वह कांप उठा। ये भविष्यवाणी का एक बहुत ही चरम रूप है। मैं ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि जिस चीज़ की मुझे तलाश है वह कहाँ है। जेट ने मानो अपनी भौहें ऊपर उठा ली हों। सनी को यकीन नहीं था, क्योंकि वह सिर्फ उसकी परछाई की हलचल महसूस कर पा रहा था, और परछाई की दुर्भाग्य से कोई भौहें नहीं थीं। और क्या तुमने? सनी ने अपने सिर के पीछे खुजलाया। कुछ, मैंने एक धागा देखा, लेकिन वह धागा मुझे जहाज के किसी खास हिस्से तक नहीं ले गया, बल्कि वह जहाज में ही गायब हो गया, और मानो पूरे जहाज की ओर इशारा कर रहा हो, या शायद उसके अंदर। जेट कुछ देर तक हिचकिचाया। आपको नहीं लगता कि इसे खोजने के लिए आपको पतवार में समा जाना पड़ेगा, है ना? सनी ने धीरे से अपना सिर हिलाया। मेरा भी पहला विचार यही था, लेकिन असल में मेरा विचार कुछ और है। उसने इस पर पुनः विचार किया, फिर अपने द्वारा देखे गए दृश्यों के बारे में सोचा। हाँ, कोशिश करने लायक है। रात्रि उद्यान एक जीवित प्राणी था, इंसानों या जानवरों की तरह नहीं, फिर भी एक था। इसे विश्व वृक्ष की एक शाखा से बनाया गया था, और विश्राम के दानव ने इसे अनंत काल तक पुनर्जीवित करने के लिए मंत्रमुग्ध कर दिया था। ये जीवित था, लेकिन न तो सचेत था और न ही संवेदनशील। लेकिन अगर यह सचमुच जीवित होता, तो फिर क्या इसने कोई सपना देखा? और क्या सनी देख सकती थी कि विशाल जहाज क्या सपना देख रहा था? बेशक वह ऐसा कर सकता था। आखिरकार सनी के पास एक घोड़ा था जो उसे किसी के सपने में ला सकता था। बाहर तूफान चल रहा था। आकाश क्रोधित बादलों के एक विशाल काले आवरण में छिपा हुआ था। तूफानी हवाएं दुनिया को तहस नहस कर रही थीं, और असीम समुद्र स्वर्ग के अत्याचार के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ था। प्रचंड लहरों का लहराता विस्तार सभी दिशाओं में अंतहीन रूप से फैला हुआ था, और हर लहर किसी लुढ़कते पहाड़ की तरह ऊंची थी। रात्रि उद्यान तूफान के बीच से अदम्य और निडर होकर आगे बढ़ रहा था। अनगिनत लालटेनों की रंगीन चमक से जगमगाता ये ठंडे अंधेरे की दुनिया में गर्मी और रोशनी का एकमात्र द्वीप था। सिवाय उन बिजली की शाखाओं के जो गरजते आकाश से चांदी के तीरों की तरह उतर रही थीं, मानो समुद्र को उसकी अवज्ञा की सजा देने के लिए। हालांकि समुद्र से टकराने के बजाय वे नाइट गार्डन के मस्तूलों की ओर खींचे चले गए, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो प्राचीन जहाज तूफान से जूझते हुए विद्युत आग के एक चमकदार आवरण से घिरा हुआ था। हर विशाल लहर किसी विशाल किले की दीवार की तरह थी, जिसकी ऊंचाई दुनिया को बौना बना रही थी। हालांकि विशालकाय जहाज का धनुष उनसे ऊंचा था। वह उन्हें एक अजेय घेराबंदी के मेढ़े की तरह काटता और कुचलता हुआ स्थिर गति से आगे बढ़ रहा था। प्रत्येक प्रभाव की हिंसा भयावह थी। गर्जनापूर्ण बिजली की आवाजें बहरा कर देने वाली थीं, बिजली की चमकें अंधा कर देने वाली थीं। खैर, कम से कम सनी ने तो यही माना था। उसकी आंखें अभी ठीक नहीं हुई थीं, और वह शारीरिक पीड़ा से बचने के लिए अपना भौतिक रूप त्याग कर जेट की छाया में छिप गया। वह उस समय मुख्य शिवालय के रूनिक हॉल में थी, और जहाज को उस विनाशकारी तूफान के बीच कुशलता से चला रही थी। नाइट गार्डन में मौसम के प्रकोप से बचाव के कुछ उपाय थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य अवरोध उस विशालकाय जहाज के मुख्य डेक की रक्षा कर रहा हो, जिससे उस पर आने वाली तेज हवाएं कमजोर पड़ रही थीं और मूसलाधार बारिश से बाढ़ नहीं आ रही थी, इतनी कि बहुत से लोग बाहर इकट्ठा हो जाते थे और रंग बिरंगे तेल कागज के छातों के नीचे छिपकर तूफान के नज़ारे का आनंद लेते थे।
हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि नाइट गार्डन अजेय था। अगर इसे स्थिर हाथों से नियंत्रित न किया जाए तो ये क्षतिग्रस्त हो सकता था या पलट भी सकता था। जहाज का अगला हिस्सा लहरों पर टिका होना चाहिए था और उसे पर्याप्त गति बनाए रखनी थी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी कई बातों का ध्यान रखना पड़ता था। जेट इस काम को बखूबी संभाल रही थी, नाइट हाउस के कई जीवित बुजुर्गों की मदद से जो उसके सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे। नाइट गार्डन तूफान के प्रकोप में डूबा हुआ था, अपने सत्व भंडार को फिर से भर रहा था। सनी उस विशालकाय जहाज और प्रलयकारी तूफान के बीच हुए जबरदस्त युद्ध को देख तो नहीं पाया, लेकिन फिर भी उसकी गहराई को महसूस कर सकता था। उसके लिए ये सायों का तूफान था, विशाल और समुद्र जितना गहरा। बिजली की लगातार चमक और विशालकाय जहाज के गुजरने के कारण वे अराजक रूप से बहते और हिलते डुलते थे। जेट की छाया की सुरक्षा से तत्वों के प्रकोप को देखना अजीब तरह से सुखदायक था। थोड़ी देर बाद तूफान का शोर उसके मन की पृष्ठभूमि में खो गया और सनी अपने विचारों में अकेला रह गया। उसके पास सोचने के लिए बहुत कुछ था। दुष्स्वप्न उसे नाइट गार्डन के सपनों में ले जाने के लिए तैयार था, लेकिन सनी अपनी आंखों की रोशनी वापस पाने से पहले अनजानी दुनिया में कदम नहीं रखना चाहता था। इसलिए तब तक उसके पास सोचने के अलावा और कुछ करने को नहीं था। भाग्य के इस विशाल चित्रपट को देखने का उस पर गहरा प्रभाव पड़ा था, भले ही वह अस्थायी रूप से अपंग हो गया हो। उसकी आंखों को और भी ज्यादा नुकसान हो सकता था, लेकिन वह भी मामूली नहीं था। सनी कुछ दिनों तक कमजोर रहेगा और उसके अदृश्य घाव भी थे जिन पर उसे विचार करना था। अब भी उसकी मानसिक स्थिति थोड़ी अजीब थी, मानो उसके दिमाग को कोई जोरदार झटका लगा हो और उसकी वजह से वो अभी भी थोड़ा सुन्न था। कौन जाने अगर वो बार बार और लंबे समय तक भाग्य को देखता रहा तो उसका क्या होगा। इसके बारे में सोचने के लिए आए। भाग्य के तारों की खोज सनी के विचार से भी ज्यादा खतरनाक थी। इस बार उसने रात्रि उद्यान का अतीत देखा था, जो अप्रत्याशित रूप से हृदय देवता के अवतार विश्व वृक्ष के अतीत से जुड़ा हुआ था। उसने पवित्र वन का जन्म और उसका कुछ लंबा इतिहास देखा था, जिसकी परिणति विश्राम के दानव द्वारा विशाल जहाज के निर्माण में हुई थी। लेकिन वह आसानी से किसी ऐसी चीज के दर्शन भी कर सकता था जिसे देखने के लिए वह बना ही नहीं था। अगर सनी को हॉट गॉड को शून्य के जीवों से लड़ते हुए देख लिया होता तो क्या होता। अगर उसने उनके अपवित्र नामों को जोर से बोलते सुना होता और शून्य के निषिद्ध ज्ञान से परिचित हो गया होता तो क्या होता। परछाइयों में छिपा सनी कांप उठा। भाग्य के तार अतीत में समय की भोर तक और उससे भी आगे अराजकता के युग तक फैले हुए थे। हालांकि वह बीता हुआ जमाना बहुत ही भयावह था। वह समय था जब आदमखोर दानव अंधेरे में संघर्ष करते थे, और वह अंधेरा ही नश्वर मनुष्यों के लिए एकमात्र दया थी। अगर उसे छीन लिया जाए और वे दानवों के छिपे हुए चेहरे देख लें तो सच्चाई का आतंक उन्हें पागल कर देगा और अंत तक उनका पीछा करता रहेगा। इसलिए सनी अतीत में लापरवाही से नहीं झांक सकती थी। हे भगवान, अब मैं सचमुच एक दैवज्ञ हूँ। वह मन ही मन हंस पड़ा। फिर भी यह एक ऐसा उपहार था जिसे वह अस्वीकार नहीं कर सकता था। भविष्य नष्ट हो चुका था, लेकिन अतीत के रहस्यों को जानने की क्षमता ही एक बहुत बड़ा वरदान थी। आखिरकार ज्ञान ही शक्ति का स्रोत था, और अगर उसे पाने के लिए कोई कीमत चुकानी भी पड़े तो सनी उसे चुकाने को तैयार था, क्योंकि अंततः उसे अंधेरे में उतरना ही था और आदमखोर दानवों का सामना करना ही था। भाग्य के तारों से बातचीत करने की क्षमता उसके शस्त्रागार का एक हथियार बन गई थी। उसे बस उनके साथ बेहद सावधानी से पेश आना था, उन्हें कभी भी लापरवाही से छूने की कोशिश नहीं करनी थी। भाग्य के तार। सनी को अपनी उंगलियों के नीचे सुनहरे धागे की अनुभूति याद आ गई। उस समय उन्होंने केवल अपनी उंगलियां इसकी लंबाई के साथ सरकाई थीं। लेकिन क्या वह कुछ और भी कर सकता था? यद्यपि यह बात सच होने के लिए बहुत रहस्यमय लग रही थी, लेकिन सनी को पता था कि इस प्रश्न का उत्तर हाँ है। आखिरकार सूर्यदेव ने नोक्टिस, सोलवेन, सेवीरेक्स और बाकियों को अमर बनाने के लिए चेन लॉर्ड्स की किस्मत को अपने ही अंदर बदल दिया था। इस बीच वीव ने दुष्स्वप्न मंत्र बनाने के लिए भाग्य के धागे बुने थे। तो सनी वीव के वंश का उत्तराधिकारी भाग्य के धागे भी बुन सकता था। सिद्धांत में, व्यवहार में, सुनहरे प्रकाश के धागे को छूते हुए उसे कुछ महसूस हुआ था। उसे लगा था कि वह उसकी मुट्ठी में एक भौतिक वस्तु है, लेकिन वह बिल्कुल अचल भी लग रही थी। स्वाभाविक रूप से नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए कि उसका वजन दुनिया जितना ही था। उसके लिए भाग्य की उस अकेली डोर को हिलाना किसी चींटी द्वारा अपने कमजोर अंगों से पहाड़ को हिलाने के प्रयास से भिन्न नहीं था। ये संभवतः ऐसा कार्य है जो केवल कोई दिव्य प्राणी ही कर सकता है। फिर भी कोई भी दिव्य प्राणी नहीं, और उन महान प्राणियों में से जो भाग्य के तारों को मोड़ सकते थे, कोई भी अंततः इससे बच नहीं सका था, इसलिए उनके प्रभाव का माप सीमित रहा होगा। मुझे लगता है कि यह ऐसा कुछ है जिसे मैं अभी तक समझने के योग्य नहीं हूं, करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। यद्यपि भविष्य अब अस्तित्व में नहीं था, इसलिए कुछ भी संभव था। इस निष्कर्ष से संतुष्ट होकर उन्होंने इस तथ्य पर विचार किया कि भाग्य का महान चित्रपट फट गया था और नष्ट हो गया था।
ये समझना बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि वह वही व्यक्ति था, या कम से कम वह हथियार जिसने अस्तित्व के एक अंतर्निहित स्तंभ को मौलिक रूप से बदल दिया था। उसकी सभी उपलब्धियों में वह अब तक की सबसे विशिष्ट उपलब्धि थी, इतनी कि किसी और चीज़ की तुलना भी नहीं की जा सकती थी। माना कि विले थीविंगबर्ग को सबसे ज़्यादा श्रेय मिलना चाहिए, शायद उसके बाद वीवा को। कैसी और सनी ने अपना काम किया था, और उन्होंने जो किया वह लगभग असंभव था। लेकिन ये पूरी तरह से, या यहाँ तक कि बड़े पैमाने पर भी, उनकी अपनी उपलब्धि नहीं लगती थी। इसलिए सनी इसे अपने सिर पर हावी नहीं होने देना चाहता था। फिर भी ये प्रश्न तो बना ही रहा कि भाग्य के इस ताने बाने को किसने खोला, लेकिन इसके खुलने के निहितार्थ स्पष्ट थे। भविष्य, जो हमेशा से निर्धारित था, एक पूर्व निर्धारित अंत की ओर बढ़ रहा था। भले ही दुनिया उस अंत तक कैसे पहुंची, इसका विवरण बदल सकता है, अब अनिश्चित और लचीला था। उस भूगर्भीय बदलाव की आश्चर्यजनक प्रकृति को छोड़ दें तो यह एक सकारात्मक बदलाव लग रहा था, लेकिन वास्तव में ऐसा जरूरी नहीं था। आखिरकार अब अनगिनत संभावित भविष्य मौजूद थे, उनमें से कुछ तो उससे कहीं ज्यादा फायदेमंद हो सकते थे जो पहले होना तय था, लेकिन कुछ निस्संदेह कहीं ज्यादा भयावह थे। ये बताने का कोई तरीका ही नहीं था, क्योंकि सनी को नहीं पता था कि मूल भविष्य को क्या आकार लेना था, और अब ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि यह अंतिम रूप से किस रूप में ढलेगा। अच्छा हो या बुरा, उन्हें भविष्य का पता तभी चलेगा जब वह उनके सामने होगा। उन्हें तभी पता चलेगा कि उनका हस्तक्षेप एक वरदान था या एक कठोर अभिशाप, जब इसे बदलने का कोई रास्ता नहीं होगा। भविष्य बस अनिश्चित और मुक्त था, जिसमें असंख्य संभावनाएं थीं। इसलिए ये सनी और उसके साथियों पर निर्भर था कि वे ये सुनिश्चित करें कि जो भविष्य साकार हो रहा है वह भयावह से ज्यादा आशाजनक हो। ये भारी जिम्मेदारी उसे ठीक लगी। भले ही वे अंत में असफल हो जाएं और दुनिया उस दुष्स्वप्न में डूब जाए जिसका सपना भूला हुआ ईश्वर देख रहा था, उसे कम से कम ये तो पता होगा कि उन्होंने खुद एक बेहतर अंत पाने की कोशिश की थी और असफल रहे थे, न कि उन कठपुतलियों की तरह निर्देशित हुए जो भाग्य के तारों द्वारा खींचे गए जटिल नाटक में उलझी रहती हैं। भाग्य की ताने बाने की डोर अंततः स्वयं ही दुरुस्त हो सकती है, तथा व्यवस्था की झलक पुनः प्राप्त हो सकती है, लेकिन ये कभी भी पहले जैसी नहीं होगी। मन ही मन आह भरते हुए सनी ने अपने मन में उन दृश्यों को याद किया जो उसने देखे थे। आराम करो, ये जानना एक चौंकाने वाली बात थी कि विश्राम का दानव ही मौसम परिवर्तन की अवधारणा के निर्माण के लिए जिम्मेदार था, और उसने या तो हिमयुग का कारण बना या उसे समाप्त कर दिया, जिससे समस्त अस्तित्व नष्ट होने का खतरा था, या शायद दोनों। हृदय क्षेत्र के प्राचीन अतीत को देखना भी बेहद रोमांचक था, खासकर ये देखते हुए कि सनी वर्तमान में उसके जले हुए अवशेषों पर प्रभुत्व के लिए युद्ध लड़ रहा था। जला हुआ जंगल कभी पवित्र जंगल हुआ करता था, और उसके केंद्र में स्थित अथाह विशाल ठूंठ विश्व वृक्ष था जो हृदय देवता का अवतार था। हृदय भगवान, आत्मा, भावना, स्मृति, विकास और भूख के देवता। वह देवता 6 महान देवताओं में सबसे अधिक अस्पष्ट और मायावी था, इसलिए सनी को इससे पहले शायद ही कभी हृदय देवता के बारे में पता चला था। वहाँ चेन लॉर्ड्स का एड्रे और डिसेक्रेट ग्रोव था, जहाँ से चेन ब्रेकर को शक्ति देने वाले पवित्र वृक्ष का पौधा आया था। वहाँ वह वृक्ष था जिस पर यूरिस और अजारेक्स हजारों सालों से कीलों से जड़े हुए थे, और जिसने उन्हें दुष्स्वप्न रेगिस्तान के बाकी अमर कैदियों की तरह खुद को भूलने से रोका था। वहाँ जला हुआ जंगल था। ... वहाँ आत्मा भक्षक भी था जो, जैसा कि सनी को अब संदेह था, एक पवित्र वृक्ष था जो प्रलय युद्ध के बाद उगाया था और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। हालांकि ये जानना दिलचस्प था कि विश्व वृक्ष कई मायनों में आत्मा भक्षक के समान था। आखिरकार इसने अपने फलों की मीठी खुशबू से अनगिनत प्राणियों को आकर्षित किया था, और उनमें से कई प्राणी हमेशा के लिए हृदय क्षेत्र में रहे, जिससे उस विशाल वृक्ष को बढ़ने और उसकी संतानों को पवित्र वन बनाने में मदद मिली। ठीक उसी तरह जैसे सनी, नेफिस और कैसी आत्मा भक्षक की रक्षा करने और उसके बीजों को हमेशा के लिए फैलाने में मदद करने के लिए एशन बैरो पर ही रुके थे। सनी ने जो दृश्य देखा उसमें एक अजीब द्वंद्व था, इसलिए वह ये नहीं बता सका कि हृदय देवता का अवतार दयालु और पालन पोषण करने वाला था या कष्टदायक। हो सकता है कि ये दोनों ही थे। आखिरकार देवता अच्छे और बुरे की अवधारणाओं से बहुत पहले पैदा हुए थे और इसलिए सांसारिक नैतिकता की सीमाओं से बाहर थे। तो वे दोनों भी थे और दोनों में से कोई भी नहीं। विश्व वृक्ष और पवित्र वन ने अंततः लंबे और भयावह हिमयुग का अनुभव करने के बाद विश्राम के दानव की सहायता से संतुलन की स्थिति प्राप्त कर ली थी, अंत में केवल जलने के लिए। अचानक सनी को 2 यादों का वर्णन याद आया जो उसे बहुत पहले मिली थीं, बर्फ की स्मृति और आग की स्मृति। ये ऐसे मंत्र थे जिनसे क्रमशः ठंड और गर्मी के प्रति उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई थी, जो दुष्स्वप्न मंत्र से निर्वासित होने के बाद उसने खो दी थी। पहले का विवरण इस प्रकार था, यहाँ तक कि जब सूरज वापस लौटा तो वे कांप उठे और कभी न खत्म होने वाली सर्दी को याद करने लगे, जबकि बाद वाले का वर्णन एक अलग आपदा की ओर इशारा करता है। और फिर वहाँ आग के अलावा कुछ नहीं था। विवरण अजीबोगरीब और खंडित थे, मानो एक बड़े पूरे के 2 टुकड़े हों। सनी ने तो यहाँ तक सोचा था कि अगर उसे प्रतिरोध के सारे मंत्र मिल जाएं तो वह पूरी कहानी जान पाएगा।
अब उसे शक था कि यह कहानी पवित्र वन के निवासियों की कहानी कहती है, आदि मानव और वे जीव जो हृदय लोक में रहते थे और जिन्होंने संभवतः विस्मृत तट के उत्तरी किनारों पर बैरो बनाए थे। स्मृति का देवता चला गया था और ये लोग भी बहुत पहले चले गए थे। अब एकमात्र चीज जो उन्हें याद थी वह थी दुष्स्वप्न मंत्र। कितना उपयुक्त। कुछ दिनों बाद तूफान थम गया और तारों से जगमगाता आकाश दिखाई देने लगा। लहराते पानी का विशाल विस्तार चांदी की चमक से जगमगा उठा, जिसमें झिलमिलाते तारे प्रतिबिंबित हो रहे थे। पानी के ऊपर धुंध के बादल बादलों की तरह बह रहे थे, जिससे ऐसा लग रहा था मानो नाइट गार्डन दो धुंधले आकाशों के बीच लटका हुआ हो। सनी को अब थोड़ा बेहतर महसूस होने लगा था। जेट की परछाई के शांत आलिंगन को त्याग कर वह जहाज की खोजबीन करने निकल पड़ा, इसलिए नहीं कि उसे कोई महत्वपूर्ण चीज मिलने की उम्मीद थी, बल्कि बस जिज्ञासावश। नाइट गार्डन में रहने वाले लोगों की नज़रों से बचते हुए वह चुपके से इधर उधर घूमता रहा और आखिरकार जीवित जहाज के सबसे निचले हिस्से तक पहुंच गया। काफी विडंबनापूर्ण। नाइट गार्डन के तल में एक छोटा सा समुद्र छिपा था। दरअसल एक झील जैसा एक विशाल जलाशय उस विशाल जहाज की पूरी लंबाई में फैला हुआ था, पानी से भरा हुआ। साथ ही किनारे पर सफ़ेद टीलों का एक किनारा भी था। जलाशय की छत पर जादुई लालटेनें बिखरी हुई थीं, जो काले पानी पर तारों की तरह चमक रही थीं। यह बाहर के बेचैन समुद्र का एक आदर्श सूक्ष्म रूप था। सफ़ेद रेत पर घुटनों के बल बैठकर सनी ने मुट्ठी भर नमक अपने चेहरे पर लगाया और चाटा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया। नमक। उसके पीछे अंधेरे से धीमे कदमों की आहट सुनाई दी और जेट खामोश किनारे पर प्रकट हुई, अपनी जम्हाई छिपाने के लिए हाथ ऊपर उठाते हुए। हर तूफान नाइट गार्डन की कैप्टन के लिए सहनशक्ति की परीक्षा था, इसलिए तूफान थमने तक उसे 1 मिनट भी आराम करने का मौका नहीं मिला। उसकी उलझन भरी अभिव्यक्ति को देखकर उसने सिर हिलाया। हाँ, यह नमक है। जेट पानी के पास गया और उसके चेहरे पर कुछ पानी छिड़क दिया। नाइट गार्डन का पतवार समुद्र से खारे पानी को सोखता है, उसे शुद्ध करता है और फिर उसे खारापन दूर करता है। एक बार सभी दूषित पदार्थ सोख लिए जाने के बाद ताज़ा पानी और नमक को इस जलाशय में अलग अलग जमा कर दिया जाता है। आपको क्या लगता है, जहाज पर सवार लोगों को पानी कहाँ से मिलता होगा? सनी ने अपना सिर खुजलाया। मैंने वास्तव में इसके बारे में नहीं सोचा है। ये काफ़ी सुविधाजनक है। जेट ने सिर हिलाया। अगर यह सुविधा ना होती तो यहाँ की विशाल जनसंख्या को बनाए रखना एक दुर्स्वप्न होता। हालांकि अभी हम लगभग आत्मनिर्भर हैं। हम स्वप्न लोक के अन्य शहरों को भी नमक की आपूर्ति करते हैं, इसलिए तट पर रहने वाला हर व्यक्ति क्षितिज पर रात्रि उद्यान को उभरते देखकर खुश होता है। आखिरकार नमक सभ्यता की जीवन रेखा था। सनी ने विचारमग्न भाव से चारों ओर देखा। क्या ये स्वचालित रूप से होता है या आप रूनिक हॉल से पानी के सेवन को नियंत्रित करते हैं? जेट ने कंधे उचका दिए। नाइट गार्डन इसे अपने आप संभालता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं चाहूँ तो सीधे नियंत्रण ले सकता हूँ और इसे मैन्युअल रूप से कर सकता हूँ। यह अपने अधिकांश अन्य कार्यों के साथ इसी तरह काम करता है। क्यों? सनी ने ऊपर देखा, दूर छत को कुछ देर तक देखा और फिर सिर हिलाया। कुछ नहीं, सच में। बस ये जलाशय अभी पूरी तरह भरा नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा था कि ये कोई बैलिस्ट टैंक लग रहा है। जेट ने कुछ सेकंड तक उसका अध्ययन किया, पनडुब्बी की तरह। उसने सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल, मैं शर्त लगाने को तैयार हूं कि अगर आप पानी का सेवन बढ़ा दें और इस जलाशय को भर दें तो नाइट गार्डन गहराई में गोता लगा सकेगा। यह ऐसे ही काम करता है ना? ऋणात्मक उत्प्लावन प्राप्त करने के लिए इसे बस उस पानी से भारी होना होगा जिसे यह विस्थापित करता है। सनी एक पल के लिए रुका, फिर बोला, मैं ये भी शर्त लगाने को तैयार हूं कि वही अवरोध जो मुख्य डेक को हवा और बारिश से बचाता है, पानी को रोककर जहाज के चारों ओर सांस लेने लायक हवा का बुलबुला बना सकता है। ओह, मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है। बिल्कुल, लेकिन ऐसा लगता है कि नाइट गार्डन ऐसा करने में सक्षम होगा। जेट ने उसे संदेह भरी नज़र से देखा। फिर भी तुम मेरे जहाज को डुबाने के बारे में क्यों सोच रहे हो? सनी हंसा। कोई कारण नहीं, मैं बस ऊब गया हूं और उत्सुक हूं। जेट ने आह भरी। खैर, शायद तुम सही हो। सच कहूं तो मुझे लगता है कि अभी तक हमने नाइट गार्डन की सारी खूबियों की खोज नहीं की है, या कम से कम ये तो नहीं कि यह क्या कर सकता है। बाहर से देखने पर ऐसा न लगे, लेकिन ये जहाज़ असल में बुरी तरह क्षतिग्रस्त है और जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। यह उसी दिन से है जब नाइटवॉकर ने हज़ारों सालों की उपेक्षा के बाद इस पर विजय प्राप्त की थी, और हम में से कोई भी इतना शक्तिशाली या इतना जानकार नहीं है कि इसे ठीक कर सके। उसने काले पानी के विशाल विस्तार पर नज़र डाली। बाकी तो नहीं बता सकता, लेकिन इसके कप्तान होने के नाते जब भी मैं रूनिक सर्कल में कदम रखता हूँ मुझे इसका एहसास होता है। इसके अनगिनत हिस्से कितने थके हुए और घिसे हुए हैं। जेट एक पल के लिए रुका, फिर मुस्कुराया। किसी भी हालत में मैं नाइट गार्डन को गहराई में भेजने की योजना नहीं बना रहा हूँ। मैंने अपने तीसरे दुष्स्वप्न में कई महीने एक समुद्री खानाबदोश के रूप में बिताए हैं, आप जानते हैं।
एक जलीय राक्षस की पीठ पर रहते हुए, जहां दूर दूर तक जमीन नजर नहीं आती। मेरे अनुभव में गहराई से आने वाली सभी चीजें आपको खाने की कोशिश करती हैं, इसलिए शुक्रिया, लेकिन नहीं। सनी ने उसे अजीब नज़र से देखा। अरे, मुझे लगता है हमारा अनुभव एक जैसा है। असल में मुझे पानी से नफरत है। पानी से भी बदतर बस एक ही चीज़ है, वो है गहरा पानी, मैं तो यही कहूँगा। जेट ने भौहें उठाईं। तो फिर तुम तूफान सागर के बीच में क्या कर रहे हो? सनी मुस्कुराया। खैर, ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरा लालच मेरे डर को कुचल देता है। हर बार। ताजे पानी के अंधेरे विस्तार से मुंह मोड़कर सनी ने जेट की ओर देखा। उसकी नज़र इतनी बेहतर हो गई थी कि वह उसके चेहरे के भावों को पहचान सकता था, जो एक अच्छा संकेत था। इसलिए उसने सोचा कि अब जो करना था उसे टालने का कोई मतलब नहीं है। खैर, मैं ये जानने जा रहा हूँ कि नाइट गार्डन क्या सपना देख रहा है। क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? जेट कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसने कंधे उचका दिए। यह मेरा जहाज़ है। हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। सनी ने सिर हिलाया। तो हम चलते हैं। जैसे ही उसने ये कहा, नाइटमेयर चुपचाप साए से उठा और अपनी डरावनी लाल आंखों से जेट को घूरने लगा। जेट भी उसे घूर रहा था, उसके चारों ओर धुंध के बादल छा रहे थे। सनी, तुम्हारा घोड़ा मुझे अजीब तरह से देख रहा है। ओवरप्राइज्ड सैडल बांधते हुए वह मुस्कुराया। वह तुम्हें देखकर खुश है ना, नाइटमेयर? नाइटमेयर ने घुराघुराहट की, जिससे एक क्षण के लिए उसके स्टील जैसे भेड़िए जैसे नुकीले दांत प्रकट हो गए। जेट ने अपना गला साफ किया। हाँ, मुझे नहीं लगता कि यही है। काठी पर बैठते हुए सनी ने उसकी ओर देखा और उसे अपना हाथ दिया। ऊपर चढ़ जाओ, चिंता मत करो, वह काटता नहीं। मतलब, काटता तो है, लेकिन तभी जब वह किसी को मारना चाहता है। तो निश्चिंत रहो। उसे एक गहरी नज़र से देखते हुए जेट ने उसका हाथ पकड़ा और उसके पीछे बैठ गया। तुम्हारे पास एक घोड़े के रूप में एक ट्रांसेंडेंट टेरर क्यों है? सनी मुस्कुराया। अच्छा, अगर तुम्हें जानना ही है तो इसकी वजह यह है कि मैंने दुष्वप्नों के चक्रव्यूह में अनगिनत दर्दनाक मौतें झेली, अपनी जिद के चलते आज़ाद हुआ और फिर उसे बेरहमी से मार डाला। तो अब ये टेरर मेरा घोड़ा है। कसकर पकड़ो। जैसे ही जेट ने अपनी बाहें उसकी कमर के चारों ओर लपेटी, सनी ने नाइटमेयर को आगे भेजा और उसे ड्रीमवॉकर विशेषता का उपयोग करने का आदेश दिया। अगले ही क्षण वे अंधेरी झील के किनारे से गायब हो गए। नाइट गार्डन के सपने में वह एक पेड़ था। एक विशाल पेड़ जो शांत समुद्र की सतह पर खड़ा था, तारों की रोशनी में नहा रहा था और गर्म हवाओं से सहला रहा था। उसकी शाखाओं पर लाखों पत्ते शांति से सरसरा रहे थे, दूर से आती कोमल लहरों की कलकल की गूंज सुनाई दे रही थी। दूर तूफानी बादल उमड़ रहे थे और एक शुद्ध वर्षा का वादा कर रहे थे। दुष्वप्न उस विशालकाय पेड़ की एक चौड़ी शाखा पर परछाइयों से घिरा हुआ प्रकट हुआ। सनी ने इधर उधर देखा और कुछ देर चुप रहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव उभर आया। खैर, ये तो अजीब है। जेट, जो घोड़े पर बैठा काफी असहज लग रहा था, अपनी कमर ढीली करके नीचे कूद पड़ा। विशाल टहनी की जर्जर छाल को छूते हुए उसने ऊपर देखा और अविश्वास भरे स्वर में पूछा, क्या एक प्राचीन जीवित जहाज के सपने की यात्रा? सनी ने अपना सिर हिलाया। नहीं, ये बिल्कुल सामान्य है। वह कुछ पल रुका, अपनी परछाई को दूर दूर तक फैलाया, फिर आह भरी। बात बस इतनी है कि जब मैं किसी के सपने में नाइटमेयर का पीछा करता हूं तो वह आमतौर पर, पता है, एक बुरा सपना होता है। थोड़ा आराम करते हुए सनी घोड़े से उतरा और अपने काले घोड़े के कंधे पर थपथपाया। भयावहता, खतरे और बुरे सपनों से भरा हुआ। बहुत कम ही ऐसा सपना आता है जो इतना शांत हो। नाइट गार्डन का सपना वाकई सुकून भरा था। उस प्राचीन जहाज ने जो कुछ भी देखा था और जो कुछ भी देखा था, उसे देखते हुए सनी अकल्पनीय भयावहता का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। गहरी गहराई में रहने वाले भयानक जीव, विनाशकारी आपदाएं और शायद एक दो क्रोधित देवता भी। लेकिन वहां तो बस एक शानदार रात का आसमान और शांत समुद्र था। लहरों के नीचे कोई भयावहता छिपी नहीं थी और ऊपर से उन्हें अजनबी नजरों से देख रही कोई भी भयावह चीज, जिसका वर्णन करना मुश्किल हो, कुछ भी नहीं थी। वह थोड़ी देर के लिए झिझका उस विशाल पेड़ को देखता रहा जिस पर वे खड़े थे। यह आत्मा भक्षक के अंतिम क्षणों की तुलना में कहीं ज्यादा ऊंचा था, लेकिन विश्व वृक्ष जितना विशाल नहीं था। अगर उसे इसकी तुलना किसी चीज से करनी होती तो वह एरियल के खेल के केंद्र में उगने वाले विशाल वृक्ष से होती। फिर भी ये देखना दिलचस्प था कि नाइट गार्डन ने अपने सपनों में खुद को एक पेड़ के रूप में देखा। वह भी एक फलता फूलता पेड़। इसके कुछ हिस्से रोगग्रस्त लग रहे थे, जिनकी छाल धूसर और शाखाएं सड़ रही थीं। लेकिन कुल मिलाकर नाइट गार्डन जीवंतता और जीवन से भरपूर लग रहा था। शाखाएं नन्ही कलियों से लदी हुई थीं, नए पत्ते और फूल खिलने को तैयार। जगह जगह रसीले फल तारों की रोशनी में नहाते हुए दिखाई दे रहे थे। जेट ने भी इधर उधर देखा और आखिरकार उसकी नज़र सबसे बड़े और सबसे स्वादिष्ट दिखने वाले फल पर पड़ी, जो उनसे ज्यादा दूर नहीं लटका था।
उस पर एक नीली चमक थी, ठंडी हवा फैल रही थी और चारों ओर धुएं के अलौकिक गुबार थे। उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे बदल गई। सनी कुछ क्षण के लिए हिचकिचाया। तुम इसे खाने की योजना तो नहीं बना रहे हो, है ना? ये असली फल नहीं है, ये बस एक सपना है, इसलिए इनसे तुम्हारी तृप्ति नहीं होगी। सनी को जितना भी यकीन था कि एक रहस्यमय स्वप्न फल खाने से उसे कोई शक्ति मिलेगी, उसे पता था कि यह एक ख्वाहिश थी। आखिरकार यह एक साधारण सपना था, भले ही कोई रहस्यमय प्राणी इसे देख रहा हो, जादू से पैदा हुआ कोई दुष्स्वप्न नहीं। इसलिए भले ही उसने दुष्स्वप्न में फल खाकर आत्मा जाल प्राप्त किया हो, लेकिन इस सपने में फल खाने से उसे किसी भी तरह से लाभ नहीं होगा। और चूंकि रात्रि उद्यान शांतिपूर्वक स्वप्न देख रहा था, इसलिए यहाँ दुष्स्वप्न छाया के लिए लड़ने और उसे वश में करने के लिए कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि रात्रि उद्यान के सपने में उसके लिए कमाने को कुछ भी नहीं है। जेट कुछ देर तक चुप रही, फिर धीरे से अपना सिर हिलाया। नहीं, बस इतना ही। वह थोड़ी देर तक हिचकिचाई, फिर उस अद्भुत फल की ओर इशारा किया। मुझे लगता है कि यह मैं ही हूँ। सनी ने एक दो बार पलकें झपकाईं। क्षमा, जेट ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे लगता है कि यह फल मेरा प्रतिनिधित्व करता है। सनी की अभिव्यक्ति और अधिक अविश्वासपूर्ण हो गई। क्या वह अपनी तुलना किसी खूबसूरत रसीले फल से कर रही है? क्या हो रहा है तारांकन? जेट ने उपहास किया। मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन प्लीज रुको। इसके बजाय ये सोचो कि नाइट गार्डन खुद को क्या देखता है। उसने अपना हाथ उठाया और उन्हें घेरे हुए विशाल वृक्ष की शाखाओं की ओर इशारा किया। हमारे लिए यह एक रहस्यमयी जहाज है जो हमें आश्रय देता है और जिसे हम नियंत्रित करते हैं। लेकिन जहां तक नाइट गार्डन की बात है, यह एक पेड़ है। तो फिर हम इसके यात्री क्या हैं? वह मंद मुस्कुराए। मेरा मानना है कि यह हमें अपने ही अंगों के रूप में सोचता है, जिनकी उसे रक्षा और पोषण करना चाहिए। खैर, मुझे लगता है कि नाइट गार्डन वास्तव में सोच नहीं सकता। इसलिए ये कहना कि वह हमारे बारे में ऐसा ही महसूस करता है, शायद ज्यादा सही होगा। जेट ने सरसराती पत्तियों की ओर इशारा किया। प्रत्येक पत्ता रात्रि उद्यान में रहने वाले एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि हम में से कुछ जो उच्च पद के हैं, उनका प्रतिनिधित्व फूलों और फलों द्वारा किया जाता है। सनी ने चारों ओर नजर घुमाई। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। फिर उसने सबसे बड़े, सबसे सुंदर और सबसे स्वादिष्ट दिखने वाले फल को देखा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि नाइट गार्डन आपको सबसे अधिक पसंद करता है? जेट ने खांसते हुए उसे बेपरवाही से कंधे उचका दिए। स्वाभाविक है, क्योंकि मैं कप्तान हूँ, या शायद इसलिए कि नाइट गार्डन को उससे प्यार हो गया था। अगर ऐसा होता तो सनी को कोई हैरानी नहीं होती। आखिरकार सोल रीपर एक बहुत ही पसंद करने लायक इंसान था। वह खुद इस बात की पुष्टि कर सकता था। वह कुछ देर चुप रहा, सोचता रहा। अगर जेट सही था और टाइटैनिक जहाज अपने यात्रियों को अपनी शाखाओं पर उगने वाले पत्ते, फूल और फल समझता था जिन्हें पोषित करना जरूरी था, तो फिर इतने सालों तक ये कितना अकेला रहा होगा, जिसमें वो छोटे से साल भी शामिल हैं जब सिर्फ हाउस ऑफ नाइट के सदस्य ही इसके विशाल डेक और गुफाओं जैसे होल्ड पर रहते थे। उस समय की तो बात ही छोड़िए जब इसमें सिर्फ मॉडरेट ही सवार था। उस समय नाइट गार्डन के सपने कहीं ज्यादा उदास रहे होंगे। मुझे लगता है कि यह अच्छी बात है कि जहाज अब संतुष्ट है। तारांकन, किसी भी स्थिति में जहां तक वीवर द्वारा छोड़े गए निशानों की खोज का सवाल था, वह जानकारी उनके लिए कोई मददगार नहीं थी। जब तक कि, बेशक, अचानक घबराहट महसूस करते हुए सनी ने घबराकर कहा, अरे जेट, तुम्हें नहीं लगता कि हमें यहाँ कहीं घिनौने कीड़ों से भरा एक बड़ा सड़ा हुआ फल मिलेगा और इसी से हमें पता चलेगा कि नाइट गार्डन में कोई भयानक घिनौना आतंक हमेशा से छिपा हुआ है? जेट ने उसे लंबी नज़र से देखा, फिर वह भावशून्य भाव से मुंह मोड़कर चली गई। तुम्हें पता है सनी, तुम्हें सचमुच कुछ विचार अपने तक ही सीमित रखने चाहिए। मुझे नहीं पता कि हमें ऐसा फल मिलेगा या नहीं, लेकिन अगर मिला तो। वह उदास होकर मुस्कुराए। मैं निश्चित रूप से तुम्हें दोषी ठहराऊंगा। अच्छा हो या बुरा, उन्हें नाइट गार्डन की शाखाओं पर ऐसा कोई कष्टदायक फल नहीं मिला। ये तो सौभाग्य की बात थी कि उस प्राचीन जहाज पर कोई भयानक घृणित चीज छिपी नहीं थी, लेकिन सनी खुद को दुविधा में पा रहा था। समस्या ये थी कि उस अद्भुत सपने की खोजबीन करते हुए उन्हें कुछ भी उल्लेखनीय नहीं मिला। वहां बस शांति और सुकून था। पत्तों की सरसराहट, दूर से आती लहरों की सरसराहट, मंद हवा और चांदी जैसी तारों की गिरती किरणें, बस यही था उस नाइट गार्डन का सपना, जो शांति से सो रहा था और उसका विशाल समूह स्टॉर्मसी के उथल पुथल भरे पानी में तैर रहा था। शायद यह अपेक्षित ही था, क्योंकि वह सपना देखने वाला प्राणी वास्तव में संवेदनशील नहीं था, बुद्धिमान तो बिल्कुल नहीं था। कम से कम कोई तो शांति से सपना देख रहा है, सनी ने आह भरी। पेड़ बहुत विशाल था, लेकिन इतना भी विशाल नहीं कि कोई सम्राट और संत किसी महत्वपूर्ण चीज को नजरअंदाज कर दें। निचली शाखाओं में से एक पर खड़े होकर सनी ने नीचे दूर समुद्र की शांत सतह पर नजर डाली। रात्रि उद्यान की जड़ें बहुत नीचे तक फैली हुई होंगी।
आखिर क्या उसे गहराई में गोता लगाना ही था? सनी उदास चेहरे के साथ अपने विकल्पों पर विचार कर रही थी, तभी पत्तों में सरसराहट हुई और जेट उसके बगल में पड़ी जर्जर छाल पर धीरे से उतरी। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने कुछ अजीब सा देखा। पत्ते और साथ ही नाइट गार्डन की छोटी छोटी शाखाएं उसकी ओर थोड़ा झुकी हुई लग रही थीं, मानो उसके मनमोहक रूप की ओर खींची जा रही हों। यदि यह नाइट गार्डन द्वारा पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाना और अपने कप्तान को विशेष सुविधा देना नहीं था, तो सनी को नहीं पता था कि क्या था। शायद वह थोड़ा रूठा हुआ था क्योंकि यहाँ कहीं भी उसका प्रतिनिधित्व करने वाला कोई फल नहीं दिख रहा था। सनी को पता था कि वह बहुत स्वादिष्ट है, वरना अनगिनत जीव उसे खाने की कोशिश क्यों करते। कितना मूर्ख जहाज है। जेट सीधा हुआ और उसे तटस्थ दृष्टि से देखा। अच्छा, क्या तुम्हें कुछ मिला? सनी को अपने विचारों से शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। सच में नहीं। मुझे अपनी शुरुआती धारणा पर शक होने लगा है। आपका क्या हाल है? क्या आपको कुछ पता चला है? शुरुआती सफाई के बाद वे अलग हो गए थे। सनी नाइट गार्डन की निचली शाखाओं की खोजबीन करने चली गई, जबकि जेट ऊपर चढ़ गया। नाइट में परछाई में उसका पीछा करती रही, ताकि अगर कुछ हो जाए और उसे मदद की ज़रूरत पड़े तो वह उसे बचा सके। लेकिन अंत में कुछ भी नहीं हुआ। जेट कुछ क्षण के लिए हिचकिचाया। मुझे यकीन नहीं है। शायद। सनी ने भौहें उठाईं। आपका क्या मतलब है? उसने कुछ सोचा, फिर ऊपर की ओर इशारा किया। मेरे पीछे आओ, तुम्हें दिखाना आसान हो जाएगा, उसने कंधे उचकाते हुए कहा। दोनों मिलकर उस विशाल पेड़ पर चढ़ गए। बेशक नाइट गार्डन इतना ऊंचा था कि धरती के सबसे ऊंचे पहाड़ से भी ऊंचा, किसी साधारण पेड़ की तरह या किसी साधारण पहाड़ की तरह भी उस पर चढ़ना संभव नहीं था। लेकिन सनी और जेट भी कोई साधारण इंसान नहीं थे। वे एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगाते, हर छलांग में सैकड़ों मीटर की ऊंचाई तय करते और अगली छलांग लगाने से पहले बस एक पल के लिए रुकते। बड़ी बड़ी डालियां उनके पास से गुजरती और उनके गुजरने से पत्तियां सरसराती, हवा के तेज झोंकों से हिलकर। यद्यपि यह सबसे व्यवहारिक नहीं था, फिर भी नाइट गार्डन की विशाल ऊंचाई पर चढ़ने का यह तरीका सबसे सरल था। खैर, यह थोड़ा रोमांचक भी था। मुझे देखो, एक विशाल जहाज के सपने में कितना मजा आ रहा है। सनी ने हल्के से मुस्कुराकर सोचा कि वह समझ गया है कि नाइटमेयर को इतनी तेज गति से दौड़ने में इतना आनंद क्यों आता है। कुछ देर बाद वे आखिरकार उस विशाल वृक्ष के शिखर पर पहुंच गए। वहां उसका विशाल तना पतला था और छत्र भी उतना घना नहीं था, जिससे रात के खूबसूरत आकाश का स्पष्ट चित्र दिखाई दे रहा था। सनी को अचानक चिंता होने लगी और वह तनाव भरे भाव से चारों ओर देखने लगा। उसने लगभग यह उम्मीद की थी कि उसे एक विशाल घोंसला दिखाई देगा तथा उसके अंदर मकड़ी के जालों के बीच एक जानलेवा अंडा पड़ा हुआ मिलेगा। लेकिन सौभाग्य से ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि दुष्ट चोर पक्षी ने अतीत में रात्रि उद्यान के सपनों का दौरा किया था। सनी कुछ क्षण तक रुकी रही। मैं वास्तव में क्या देख रहा हूँ? जेट ने एक बार फिर ऊपर की ओर इशारा किया। आकाश। उसने भौहें चढ़ाईं, फिर उसकी उंगली का पीछा करते हुए रात के आकाश के अंधेरे दृश्य की ओर चला गया। नाइट गार्डन के सपने में कोई प्रकाश प्रदूषण नहीं था, जिससे तारे कमजोर और फीके दिखाई देते, और चूंकि सनी और जेट काफी ऊंचाई पर थे, इसलिए वे विशाल दिख रहे थे। विशाल वृक्ष के ऊपर चांदी के तारों की मनमोहक पट्टियां फैली हुई थीं, जिनमें से अनगिनत ब्रह्मांडीय कोहरे की लंबी रेखाओं से जुड़े हुए थे। कुल मिलाकर तारे और झिलमिलाती निहारिकाएं किसी प्रतिभाशाली कलाकार के हाथ से बनाई गई पेंटिंग की तरह लग रही थीं। उनका विशाल विस्तार अंधकार, प्रकाश और रहस्य से समान रूप से भरा हुआ था। उपाय। सनी की आंखें चमक उठीं। इंतजार। जेट ने कंधे उचका दिए। ये उन तारों जैसे नहीं दिखते जिन्हें मैंने देखा है। और मैं इसे कैसे कहूँ, इनमें कुछ अनोखापन है। ऐसा लगता है जैसे तारामंडलों में कोई पैटर्न छिपा है, हालांकि अगर है भी तो मुझे नहीं पता कि क्या है। दयालु। सनी कुछ देर तक वहीं रुका रहा। उसकी गोमेद जैसी आंखों में सितारे झलक रहे थे और फिर वह मंद मंद मुस्कुराया। कोई बात नहीं, मुझे पता है कि पैटर्न क्या है। उसने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। आप कर। सनी ने सिर हिलाया। हाँ, यह एक बुनाई है। दरअसल नाइट गार्डन के सपनों के तारों में एक रहस्यमयी जादू की छवि छिपी थी। सनी के अलावा कोई भी नक्षत्रों के अव्यवस्थित बिखराव और उनके चारों ओर फैलते दीप्तिमान कोहरे के निशानों में छिपे सूक्ष्म क्रम को नहीं समझ पाता, और फिर भी माइंड वीव के बिना उसे उस पैटर्न को समझने में काफ़ी समय लग जाता। लेकिन सनी अब तक एक कुशल बुनकर बन चुका था और उसके पास माइंड वीव भी था। इसलिए उसने लगभग तुरंत ही दिव्य स्पेल वीव के एंकरों को पहचान लिया, और उसके सभी मुड़ों और घुमावों का पता लगाना उसके लिए उतना मुश्किल नहीं था। मंत्र बुनाई विशाल और जटिल थी, इसकी डिज़ाइन बेहद खूबसूरत थी और चुनौतीपूर्ण थी। ऐसा महसूस होता था कि यह कुछ ऐसा है जिसे मंत्र द्वारा बुना गया होगा, लेकिन यह और भी अधिक परिष्कृत थी। हालांकि इसकी जटिलता और पैमाने के बावजूद ये सरल था। योजक चिन्ह। सनी की सीमाओं के भीतर आसानी से दोहरा सकता है। जेट ने भौहें उठाईं। एक बुनाई।
अंधेरे आकाश की गहराई में छिपे चमकदार पैटर्न से अनिच्छा से नजरें हटाते हुए सनी एक पल के लिए चुप रही और फिर सिर हिला दिया। बल्कि यह एक बुनाई की छवि है। स्पेलवीव्स स्मृतियों और प्रतिध्वनियों को क्रियाशील बनाते हैं। वे एक प्रकार की लुप्त हो चुकी जादू टोना विद्या है जिसका अभ्यास प्राचीन काल में कुछ चुनिंदा लोग करते थे। ये जादू टोना भाग्य के दानव वीव से उत्पन्न हुआ है और वीव ने इसे आम जनता के इस्तेमाल के लिए नहीं बनाया था। इसलिए रूनिक जादू टोना और शेपिंग के विपरीत कोई भी व्यक्ति इसके मूल सिद्धांतों में भी महारत हासिल नहीं कर सकता। जेट ने उसे संदेह भरी नज़र से देखा। तो इस छिपे हुए पैटर्न का क्या उपयोग है? सनी मुस्कुराया। खैर, जैसा कि होता है ये काफ़ी उपयोगी है, क्योंकि मैं ही अस्तित्व में अकेला बुनकर हूँ और मैंने सिर्फ बुनियादी बातों में ही महारत हासिल नहीं की है। जहाँ तक बुनकरों की जादूगरी की बात है, मैं उसमें पूरी तरह माहिर हूँ। एक बार फिर तारों से जगमगाते आकाश की ओर देखते हुए उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं इस पैटर्न का उपयोग किसी प्रकार का जादू बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट के रूप में कर सकता हूँ। सवाल तो यही था कि क्या उसे ऐसा करना चाहिए था। बिल्कुल। एक जीवित जहाज के सपनों में छिपे एक रहस्यमयी जादू को आंख मूंद कर आकार देना कोई समझदारी भरा कदम नहीं था, बल्कि इसमें लापरवाही की बू आ रही थी। लेकिन वह किससे मजाक कर रहा था? सनी नाइट गार्डन में वीव की वंशावली के एक अंश तक पहुंचने का सुराग ढूंढने आया था और अब उसे जहाज के सपनों में छिपी एक जादुई बुनाई का खाका मिल गया। मूर्ख होना जरूरी है, नहीं तो? ये समझने के लिए कि यह मंत्र वीव ने अपने भावी उत्तराधिकारी को संकेत देने के लिए यहाँ छोड़ा था। जेट ने भौहें चढ़ाईं। और वह मंत्र क्या करेगा? सनी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। ये जानने का केवल एक ही तरीका है ना? अंत में रहस्यमयी जादू टोना पूरा करने में सनी को कुछ दिन लग गए। उन्होंने जेट के बगीचे में खुद को एकांत में रख लिया था और खुद को पूरी तरह से बुनाई के लिए समर्पित कर दिया था, सावधानीपूर्वक पुनर्निर्माण किया था। वीव ने तारों से जगमगाते आकाश में पैटर्न की विशाल जटिलता को छिपा दिया था। उन्होंने तारों को आकार देने के लिए छायासार के तारों का उपयोग किया तथा जटिल पैटर्न के आधार बनाने के लिए समुद्री राक्षसों जेट और नाइटमेयर की आत्मा के टुकड़ों का उपयोग किया। चून की बुनाई के लिए एक बर्तन की आवश्यकता थी, कम से कम जहां तक सनी का संबंध था। उसने जेट द्वारा उसके बगीचे में लगाए गए पवित्र वृक्षों में से एक की लंबी शाखा का उपयोग किया, जिसे उसने एक छड़ी के रूप में तैयार किया। वे सभी चेन ब्रेकर पर उगने वाले पेड़ के बच्चे थे और काफ़ी युवा थे, लेकिन उनकी लकड़ी लचीली थी और उनमें शक्तिशाली जादू को समाहित करने के लिए आवश्यक रहस्यमय गुण मौजूद थे। जब बुनाई पूरी हो गई तो सनी और जेट ने उस साधारण लकड़ी के डंडे को देखा जिसे वह पकड़े हुए था। जटिल अभिव्यक्तियाँ, ये चीज़ मेरे जहाज को तो नहीं उड़ा देगी, है ना? सनी एक क्षण के लिए हिचकिचाया। क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। जेट ने राहत भरी सांस लेते हुए कहा, अधिक से अधिक यह आपके जहाज के एक छोटे से हिस्से को उड़ा देगा। जेट की बर्फीली नीली आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, सनी ने अपना सार कर्मचारियों में डाल दिया और अपना जादू सक्रिय कर दिया। अगले ही पल नाइट गार्डन में विस्फोट नहीं हुआ। इसके बजाय रात के आकाश में अनगिनत तारे फट गए। उद्धरण चिन्ह ... उफ! रात के आकाश के विशाल मखमली विस्तार पर झिलमिलाते दर्जनों तारामंडल फट पड़े। कुछ तारे बुझ गए, जबकि कुछ चमकते हुए प्रभामंडलों से खिल उठे, मानो वे दीप्तिमान चमक के एक शानदार क्षण का अनुभव कर रहे हों और आत्मा विनाश के एक शानदार प्रदर्शन में ढह गए। या कम से कम ऐसा प्रतीत तो हुआ। रुको, इसका कोई मतलब नहीं है। सनी ने जो जादू जगाया था वह उसके सत्व का बहुत बड़ा हिस्सा खा रहा था, फिर भी वह अनगिनत तारों को बुझाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था। अगर वह ऐसा कर भी देता तो भी रात के आकाश में कुछ नहीं बदलता। आखिरकार उसके अंधेरे विस्तार में बिखरे तारे अथाह दूर थे। उनके प्रकाश को अंतरिक्ष के विशाल शून्य में यात्रा करने में वर्षों लग गए। कम से कम जागृत जगत में तो यही होता था। बेशक सैद्धांतिक रूप से यह संभव था कि वीव द्वारा छोड़ा गया जादू समय के पार पहुंच गया हो और सुदूर अतीत में विभिन्न बिंदुओं पर इन तारों को नष्ट कर दिया हो, जिससे उनके गुजरने का तमाशा अभी एक साथ दिखाई दे रहा हो। लेकिन वह बहुत ज्यादा मेहनत लग रही थी, यहाँ तक कि भाग्य के विश्वासघाती दानव के लिए भी। खासकर तब जब रात के आसमान में हुए इस अजीबोगरीब बदलाव का कोई स्पष्ट नतीजा, चाहे वो फायदेमंद हो या बुरा, नजर नहीं आ रहा था। देखने में तो ये खूबसूरत था, लेकिन उसके अलावा कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा था। सनी, तुमने क्या किया? वह कुछ क्षण तक वहीं रुका रहा, लुप्त और चमकते तारों के विचित्र पैटर्न का अध्ययन करता रहा। फिर उसने अपना गला साफ किया। मैं पूरी तरह से निश्चित नहीं हूँ। मैंने अभी जादू सक्रिय किया है। दूर नीचे नाइट गार्डन के डेक पर लोग इकट्ठा होकर आसमान की ओर इशारे कर रहे थे, इस खूबसूरत नज़ारे को देखकर हैरान थे। ऐसा लग रहा था कि वे इस अप्रत्याशित नज़ारे का भरपूर आनंद ले रहे थे। सनी ने अपने हाथ में लकड़ी के डंडे को देखा और महसूस किया कि वह लगातार उसके सत्व को सोख रहा है।
एक संत होने के नाते वह इस रहस्यमयी जादू को ज्यादा देर तक नहीं झेल पाता, लेकिन अब जब वह एक परमपिता परमेश्वर बन चुका था तो इसका कोई महत्व नहीं था। उसकी आत्मा में और भी सत्व प्रवाहित हो रहा था, जिससे उसका भंडार लगभग तुरंत ही भर गया। जादू तो कोई खतरनाक नहीं लग रहा, पर मुझे इसका मकसद भी नहीं पता। कितना रहस्यमय है। जेट ने आह भरी, फिर विचारमग्न भाव से रात के चमकते आकाश की ओर देखा। वह कुछ देर तक उसकी गहरी अंधेरी गहराइयों पर विचार करती रही, फिर झिझकते हुए स्वर में बोली, खैर, इसका उद्देश्य जो भी हो, ये स्टॉर्मसी से जुड़ा होना चाहिए। सनी ने भौहें उठाईं। किस तरह से? जेट ने तटस्थ भाव से उसकी ओर देखा। तुम्हें ज्यादा पता नहीं है कि हम कहाँ हैं, है ना? जब सनी ने जवाब दिया तो उनका लहजा थोड़ा नाराज था। दरअसल मैं काफ़ी कुछ जानता हूँ। बात बस इतनी है कि स्टॉर्मसी के बारे में मेरी ज़्यादातर जानकारी सैद्धांतिक है, क्योंकि मैंने जानबूझकर इस जगह से जितना हो सके दूर रहने की कोशिश की है। जब मैं पानी के बड़े स्रोतों के पास होता हूँ तो कुछ भी अच्छा नहीं होता, और चूंकि यह उन सब में सबसे बड़ा और सबसे डरावना है, आप सोच सकते हैं कि मैं इसमें उलझने से कितना हिचकिचा रहा हूँ। उसने उसे गुस्से से घूरा और स्टॉर्मसी के बारे में अपनी सारी जानकारी याद की। थोड़ी देर रुकने के बाद सनी ने कहा, क्या आपका मतलब है कि इसका नेविगेशन से कोई लेना देना है? जेट ने सिर हिलाया। हाँ, स्टॉर्मसी स्वप्न लोक की किसी भी दूसरी जगह जैसा नहीं है। जहाँ तक इसके पानी में नौकायन की बात है, ये काफ़ी खतरनाक है, और मेरा मतलब वहाँ के भयानक नफरत, भयावह तूफानों और घने कोहरे से नहीं है जो कई दिनों या हफ्तों तक सब कुछ छिपाए रखता है। उसने आह भरी। बल्कि अंतरिक्ष स्वयं स्टॉर्मसी में अजीब तरह से व्यवहार करता है। यहाँ कोई भी चीज़ लंबे समय तक एक ही जगह पर नहीं टिकती, और चीज़ें एक दूसरे के सापेक्ष बदलती रहती हैं। हो सकता है कि आप एक हफ्ते तक सीधी रेखा में नौकायन करें और अंत में उसी जगह पहुंच जाएं जहां से आपने शुरुआत की थी। यही सबसे अच्छी स्थिति है। आप किसी सुरक्षित बंदरगाह तक पहुंचने का रास्ता भी बना सकते हैं, लेकिन अंत में ऐसे पहले से अनदेखे पानी में पहुंच जाते हैं जहां तरह तरह के भयानक दुष्वप्न जीव और अकल्पनीय भयावहताएं भरी पड़ी हैं। ऐसा बहुत बार होता है। जेट ने तारों से जगमगाते आकाश की ओर देखा। यही कारण है कि नाइट वॉकर इतने महत्वपूर्ण हैं। सनी को पता था कि नाइट वॉकर्स हाउस ऑफ नाइट के संस्थापक के सम्मान में इसके कुछ सदस्यों को दी गई उपाधि स्टॉर्मसी के कोहरे में जहाज़ों का मार्गदर्शन करने में सक्षम थे। दरअसल वे हिंद महासागर में साधारण जहाज़ों के लिए भी यही करते थे और आमतौर पर अपना रास्ता ढूंढने में माहिर थे। यह आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि उन्हें तूफान देवता का वंश विरासत में मिला था, जिन्हें काले आकाश की देवी के रूप में भी जाना जाता था। गहराई, महासागर, अंधेरे, सितारों, यात्रा और मार्गदर्शन की देवी। और आपदा। बहरहाल वह जानता था कि तारों की मदद से समुद्र में रास्ता ढूंढने की क्षमता हाउस ऑफ नाइट के कई सदस्यों की जन्मजात क्षमताओं में से एक थी। स्टॉर्मसी के ऊपर का आसमान भी साधारण नहीं था, वह भी नीचे के धुंधले पानी की तरह ही रहस्यमय और खतरनाक था, इसलिए कोई भी उसे देखकर कोई विश्वसनीय रास्ता नहीं बना सकता था। और चूंकि वीवर ने जो रहस्यमयी जादू पीछे छोड़ा था, उसने रात के आकाश का भूगोल बदल दिया था। क्या आपको लगता है कि यह छड़ी कहीं जाने का रास्ता दिखाती है? ये सबसे उचित निष्कर्ष था जो वह निकाल सकता था। वीवर ने आकाश में एक अजीबोगरीब जादू टोने की छवि छोड़ी थी जिसका सपना नाइट गार्डन ने देखा था। एक बार साकार होने पर इस जादू टोने ने असली आकाश को बदल दिया, जिससे ऐसा लगने लगा जैसे कुछ तारे बुझ गए हों जबकि कुछ ज्यादा ही चमक रहे हों। तारे ही स्टॉर्मसी में नेविगेट करने का एकमात्र रास्ता थे, और इसलिए उनके ऊपर का खूबसूरत नज़ारा एक तरह का नक्शा हो सकता था। सनी को यह पता नहीं था कि वह नक्शा कहाँ ले जाता है, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि वीवर की वंशावली का वह टुकड़ा जिसे वह खोज रहा था उस रहस्यमय स्थान पर अवश्य होगा। जेट कुछ देर रुका, फिर कंधे उचका दिए। दरअसल मैं भी स्टॉर्मसी में थोड़ा बहुत नेविगेट कर सकता हूँ। ये नाइट गार्डन के कैप्टन को दिए गए विशेषाधिकारों में से एक है, लेकिन मुझे अभी तारों को पढ़ने का ज़्यादा अनुभव नहीं है, इसलिए मैं सच में नहीं बता सकता कि यह जादू कहीं रास्ता दिखाता है या नहीं। उसने उसकी तरफ देखा, फिर हल्की सी मुस्कुराए। हालांकि मैं कुछ ऐसे लोगों को जानती हूं जो कर सकते हैं।